हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ नई कहानी लेकर, जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयाग 3 नदियों के संगम पर स्थित शहर, जो सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यही वह 4 जगहों में था जिसमें अमृत गिरा था। हर साल माघ महीने में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाने आते हैं। प्रयाग शिक्षा के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्वांचल के लाखों छात्र पढ़ाई करने व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। लाखों की संख्या में छात्रों ने विभिन्न सरकारी नौकरी में अपना डंका बजाया। इसी शहर में पंकज अपनी पढ़ाई करने कड़ छपरा से आता है। पंकज इस कहानी के मेन हीरो हैं। पर इलाहाबाद को लेकर उसके गांव में अंधविश्वास है कि वह गांव से जो लड़का प्रयाग गया उसका चयन सरकारी नौकरी में नहीं हुआ, वो बेरोजगार ही रह गया। वैसे भी पूर्वांचल व बिहार में नौकरियों को लेकर बड़ा मारामारी है। सबसे ज़्यादा नौकरियों की चाह में इसी क्षेत्र के बच्चे मारामारी में लगे रहते हैं। अच्छी नौकरी ना मिले तो शादी के लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी यहाँ गांव की बैठकबाजों ने यह मुहावरा गढ़ रखा है, जर्सी गाय का बछड़ा व बेरोजगार लड़का को कोई नहीं पूछता। इसी तर्ज पर पंकज के पूरे खानदान की निगाहें पंकज पर पड़ गई। लोगों की सोच को गलत भी नहीं कहा जा सकता। गांव से कई लड़के इलाहाबाद पढ़ने गए, पर सारे पढ़ने से पहले अपने आप को अधिकारी समझ बैठे। जब गांव में आते कोट पैंट पहन के घूमना, खूब लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करना उनका पेशा हो गया। एक बार तो पंकज के चाचा व उनके दोस्त गांव में पुलिस में भर्ती होने के लिए इलाहाबाद गए। अपने फॉर्म जमा करके नापी जोखी करनी थी। उन्होंने देखा बहुत लंबी भीड़ है, चलो तब तक सिनेमा हॉल में फिल्म देख लेते हैं। इधर नाप तौल के लिए पुलिस लाइन में उनका नाम बुलाया जा रहा था, उधर वो लोग बड़े मजे से फिल्मों का आनंद उठा रहे थे। जब वो लोग पुलिस लाइन पहुंचे, उनका टर्न बीत गया था। सभी मायूस होकर घर चले जाते हैं। गांव पहुंचते उन्होंने बहाना बना दिया कि सीने की नाप में छड़ गया। अब इनमें इलाहाबाद का क्या दोष। जब से पंकज इलाहाबाद पढ़ने गया था, गांव के हर बैठकबाज के मुंह से यही चल रहा था कि गांव की कई पीढ़ियों के करीब 35-40 के आसपास बच्चे गए। जब सब असफल हो गए तो क्या करता है, देखते हैं। पंकज इन सब बातों से अनजान अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। पंकज स्नातकोत्तर व शिक्षा स्नातक करने के बाद इलाहाबाद गया। मेहनती काफी था, वो जी जान से अपनी कोशिश में लगा था, पर गांव वालों को चैन कहाँ। एक बार पंकज गांव आया तो उसका छोटा चाचा उससे कहता है, काहे बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, आओ हमारे साथ ठेकेदारी करो। चाचा जी उनकी ठेकेदारी करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर पंकज को हम अपने साथ मिला लेंगे थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। वो बोली बोलने की कोशिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं। पंकज जब से प्रयाग गया, वो अपनी हर परीक्षा के पहले व दूसरे चरण की बाधा को पार किया, पर अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रहा था। पंकज को इलाहाबाद गया 4-5 साल हो गए। एक बार तो पंकज का बड़ा भाई अपने पिताजी से बोलता है, एक मेरा दोस्त इलाहाबाद गया था, उम्र निकल गई, जब नौकरी नहीं मिली तो अब जनरल स्टोर की दुकान चला रहा है। सरकारी नौकरी की इतनी पूछ है कि इधर की कहना ही नहीं। इलाहाबाद में 40-45 साल के लोग भी प्रतियोगिता परीक्षा की सरकारी नौकरी में लगे रहते हैं, या ऐसा कहिए कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी कि सब क्लर्क होना चाहते हैं। इसी क्षेत्र में कल कारखाने भी नहीं है, और तो और लोग कारखाने में काम करने को नौकरी नहीं मानते। गांव वालों का नौकरी से मतलब सिर्फ सरकारी से था, चाहे वो चपरासी की क्यों ना हो, पर होना चाहिए सरकारी। इसी चक्कर में इस क्षेत्र के लड़के में भी नौकरी को लेकर मारामारी है। बच्चे बचपन से दौड़ धूप में लग जाते हैं। खूब मेहनत कर पुलिस, वायुसेना या फिर थल सेना में भर्ती हो जाते हैं। पंकज के पिताजी अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। और इसी चक्कर में उनके लड़कों की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई। नहीं तो कड़ छपड़ा गांव के बच्चे 15-20 साल में नौकरी पा लेते। गरीबी होने की वजह से बच्चे खुद ब खुद बहुत जागरूक होते चले गए थे। पंकज के पिताजी को पंकज के ऊपर काफ़ी विश्वास था।
पर उनकी उम्र भी 27 के आसपास हो चली थी। कोई शादी करने वाला नहीं आ रहा था। उनके दोस्त के बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। उनकी माताजी हमेशा शिकायत करती रहती, लड़की को पढ़ाने के चक्कर में बूढ़ा कर दिया। पर चिंता तो सबके माँ बाप को होती है, पर क्या किया जा सकता है। सबके नाती पोता खेल रहे हैं, हमारे घर में पता नहीं कब नाती पोता देखना नसीब होगा। पंकज के पिताजी पढ़ाने लिखाने के काफ़ी शौकीन थे। अपने भाइयों के बच्चों व अपने बच्चों सभी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। कोशिश भी बहुत की, लेकिन उनमें एक ही दो पढ़ पाए। गांव वालों की बातें सुनकर उनमें कभी कभी अविश्वास आने लगता था। एक बार पंकज घर आता है तो उसके पिताजी पूछ ही देते हैं, पंकज नौकरी मिल तो जाएगी ना। पंकज अपने पिताजी के मुंह से पहली बार अविश्वास भरी बातें सुनता है। वह कहता, देखते हैं कि एक दो जगह साक्षात्कार है, पर मन में सोचता ऐसे कैसे बोला जा सकता है कि नौकरी मिल ही जाएगी। लाखों की संख्या में लड़के परीक्षा दे रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है कि नौकरी मिल ही जाएगी। दूसरे पंकज को सूझ नहीं रहा था। आज तक पिताजी ने ऐसी बात कभी नहीं पूछी। उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं रहता हम पर? पिताजी ने बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, घर गया था, वहाँ सब लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे इसलिए पूछ लिया। पंकज के पिताजी की रिटायरमेंट में 2 साल के भीतर होनी थी। अभी एक लड़की शादी करनी थी। पंकज से छोटा भाई भी था जो पढ़ाई कर रहा था। गांव से ऊपर से गांव वालों के ताने, कोई बाप जिसका लड़का बेरोजगार हो उसकी रात की नींद उड़ जाती है, और तो और उसकी नींद उड़े न उड़े पड़ोसी उसे चैन से बैठने नहीं देंगे, आपका ध्यान खींच के ले जाएंगे। कितना भी आप सोचे जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, पर ये आपके दिलो और दिमाग से इन बातों को निकलने ही नहीं देंगे। पंकज इन बातों को भूल के अपनी पढ़ाई में लगा रहा था। 2-3 लिखित परीक्षा पास किया था, अब उसको साक्षात्कार देना था। उसको उम्मीद थी कि इस बार कहीं ना कहीं मेरा चयन हो जाएगा। पंकज साक्षात्कार देने के बाद घर में बहन की शादी की तैयारी में लग गया था। उसी बीच में जो चाचा बोले थे कि ठेकेदारी मेरे साथ कर लो, उन्हीं चाचा के हाथों में पंकज का नियुक्ति पत्र आता है। वह काफ़ी खुश होते हैं या पंकज को बताते हैं कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पंकज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही सोचता है कि उसने गांव की दकियानूसी सोच को भी तोड़ डाला कि जो लोग इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं वो नौकरी नहीं पाते, या पूरी तरह अपने मेहनत पर निर्भर है, न कि किसी खास जगह विशेष पर। आज के साथ मेरी कहानी का यही अंत होता है। फिर आपसे मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।